बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू इन। मैं हूं शिराज राय और आज आपके लिए हमने क्लास 11 का वेक्टर का पोर्शन का लेक्चर नंबर 2 लाया है, जिसमें हम स्टडी करेंगे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके मेथड देखेंगे, और दूसरी चीज़ में स्टडी करेंगे दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल को कैसे फाइंड करते हैं। सो चलें कॉपी पेन वगैरह निकाल रहे हैं और इस लेक्चर को एंड तक नोट करें। सो टॉपिक हमारे पास क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को बच्चों कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। एक मेथड को कहा जाता है बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और एक को कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सिंबॉलिक मेथड को देखते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड की तरफ जाते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को सिर्फ सिंबल या अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट ABCD to Z तक आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फाबेट को कैसे आप इसके ऊपर क्या रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे उस चीज को देखें। पुट अ एरो अबव और बिलो अल्फाबेट, पुट एन एरो अबव और बिलो, यानी सिंपल आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट के ऊपर या नीचे एरो लगा दें। लेट ये वेक्टर है, इसके ऊपर एरो डाल दी तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली आप यूं भी बता सकते हैं किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट को आप बोल्ड फेस लेटर में लिख लें। वो बोल्ड फेस लेटर, बोल्ड फेस लेटर। सो बोल्ड फेस लेटर से जब भी आप बात करेंगे, बोल्ड फेस लेटर से जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो यू गेट अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन ए बोल्ड फेस लेटर। सो बोल्ड फेस लेटर आप इसको थोड़ा मोटा करके यानी शो करके लिख लें। तो दिस इज अनदर मेथड सिंबॉलिकली मतलब आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगा लें या फिर उसको बोल्ड फेस कर दें। ये आपके पास मेथड आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन के लिए तो हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन सिंपल आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उनको बता सकते हैं। आप उसके ऊपर केप डाल दें तो वो आपको यूनिट वेक्टर बताएगा। जिस तरह ए है तो ए के ऊपर आप केप डाल दिया तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है उसको यूं बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपने किसी भी वेक्टर को मॉडुलस फॉर्म में लिख लेना है। ये दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं। सिंपल ए रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को बजाते खुद कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल लेंगे, अल्फाबेटिकल उसके ऊपर या नीचे एरो डाल देंगे, फिर या तो उसको बोल्ड फेस कर लेंगे। फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपने उसको मॉडुलस, वेक्टर को मॉडुलस फॉर्म में लिख लेना है, या आपने वेक्टर को सिंपल बगैर एरो के लिख लेना है, या फिर आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है तो उसी सिंबल के ऊपर आपने केप डाल देना है। तो यू गेट आवर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज ए वन मेथड फॉर ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली। अब दूसरा मेथड है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले आपने एक चीज आपको मैं बताता हूं, ये चीज समझिएगा, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ग्राफिकल से पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों ए सेट ऑफ पॉइंट होता है। ये ऐसा सिस्टम होता है विद विच वी चेक द पोजीशन। सो स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट ऑफ पॉइंट्स या ऐसा सिस्टम होता है विद विच वी लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करते हैं। लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन लोकेट करने के लिए जिस सिस्टम का सहारा लेते हैं दैट सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों तीन तरह का होता है। एक को कहा जाता है वन डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक को कहा जाता है बच्चों टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक को कहा जाता है थ्री डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वन डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसको समझें। वन डायमेंशन का मतलब ये होता है
ऐसा सिस्टम जिसमें पोजीशन बताने के लिए आपको एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है बच्चों, उसका नाम है वन डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोलूं कि ए वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर किस जगह पे पड़ा हुआ है, 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो आपने इस वेक्टर की या इस पार्टिकल की पोजीशन बताई विद द हेल्प ऑफ वन कोऑर्डिनेट। इस वन डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कहते हैं लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन डायमेंशन का मतलब होता है लाइन। तो लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल, लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ये पॉइंट है उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन, और यहां पर ये एक्सिस है, वन डायमेंशन सिस्टम है, एक्स एक्सिस है। तो एक पार्टिकल यहां पर कोई चीज पड़ी हुई है, पी पॉइंट पर पड़ी हुई है, तो आप इसकी पोजीशन इधर से जब भी मेंशन करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का सहारा लेंगे। जब एक एक्सिस का सहारा लेंगे तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा वन डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इसमें लेट्स सपोज यहां से यहां तक 2 यूनिट था, तो आपने बता दिया 2i यूनिट वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल p in a one dimension system. This is the case of one dimension system. Now another thing is how you can locate the object with the help of angle. So number of angle in one dimension system is what? यानी वन डायमेंशन सिस्टम में कितने एंगल आपको चाहिए होते हैं। सो कीप इन माइंड वन डायमेंशन सिस्टम है तो इसमें नंबर ऑफ एंगल आपको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही एक्सिस पे कोई एंगल नहीं बनता। सो कीप इन माइंड थीटा इन दिस केस विल बी 0 डिग्री। So number of angle required to specify the direction in one dimension system will be 0, यानी आपके पास no angles, यानी एक एंगल भी आपको नहीं चाहिए टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन वन डायमेंशन सिस्टम। अब ये a वेक्टर 2i पर भी हो सकता है, या ये a वेक्टर 2j यूनिट पर भी हो सकता है, ये a वेक्टर आपके पास 2k यूनिट वेक्टर पर भी हो सकता है, यानी ये x पे भी अप्लाई कर सकते हैं, y पर भी कर सकते हैं, z पर भी कर सकते हैं। तीनों केसेस में बच्चों कहा जाएगा इसको वन डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वन डायमेंशन समझ आ गया, जिसमें पार्टिकल की पोजीशन के लिए सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों बात करते हैं 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। 2 डायमेंशन का दूसरा नाम होता है बच्चों प्लेन। ऐसे सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिसमें आपको पोजीशन बताने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, इन विच वी रिक्वायर 2 एक्सिस फॉर लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लोकेशन के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। लेट मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक वेक्टर a है, ये लिखा हुआ है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। इसको देख के आपको ये पता चलता है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी पोजीशन जो है प्लेन में या 2 डायमेंशन में 2 यूनिट x पर है और 3 यूनिट y पर है। यानी मीन्स दैट आप इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लाइंस एट ए राइट एंगल इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस। कितना है 2 यूनिट x पर, ये 2 यूनिट आ गया, और 3 यूनिट आपने लेना है y पर, ये 3 यूनिट आ गया। तो आपके पास पोजीशन इस वेक्टर a की कहां पर होगी, ये दिस इज अ पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। सो आपने इस पोजीशन ऑफ वेक्टर जो a वेक्टर आपके पास आया है वो कितना है 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर। सो दिस इज नोन एज ए 2 डायमेंशन सिस्टम। आपने 2 डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए 2 एक्सिस का सहारा लिया। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये एक्स वाई, आपको मैंने 3 प्लेन बताई थी, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, यानी 3 तरह की प्लेन्स हो सकती हैं। तो मीन्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2i प्लस 3j यूनिट भी हो सकता है, या ये हो सकता है a वेक्टर इज इक्वल टू 2k यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, यानी ये y z प्लेन में भी हो सकता है। ये यूं भी हो सकता है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। सो मीन्स i एंड k का मतलब है ये x z प्लेन में भी हो सकता है, x z में हो सकता है, y z में हो सकता है, x y में हो सकता है। सो मीन्स ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर को इन 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट करने की। सो 3 डायमेंशन सिस्टम समझ आ गया होगा, सॉरी 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन समझ आ गया होगा। किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए आपको 2 एक्सिस का सहारा करना पड़ता है, और उससे आप किसी भी बॉडी की पोजीशन इजीली बता सकते हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कहा जाता है स्पेस। ऐसा सिस्टम जिसमें यू नीड 3 कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत आपको पड़ती है।
तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, यानी एक्स की भी पड़ती है, वाई की भी, और जेड कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत पड़ती है। मींस मैं एक वेक्टर लिखता हूं, लेट ए वेक्टर आपके पास है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। ये मैंने एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर की पोजीशन 2 यूनिट एक्स एक्सिस पर है, 3 यूनिट वाई एक्सिस पर है और 5 यूनिट जेड एक्सिस पर है। सो मींस इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, लिहाजा ये आपके पास है 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और चीज ध्यान में रखें, 2 डायमेंशन में हाउ मेनी एंगल्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए कितने एंगल चाहिए बच्चों? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज चलें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंगल रिक्वायर्ड है, ओनली अ सिंगल एंगल। इस केस में ओनली वन एंगल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर को प्लेन में बताने के लिए आपको यू नीड ए वन एंगल टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो अभी हम बात कर रहे थे किसकी? स्पेस में। तो स्पेस की एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास 3 डायमेंशन में। अभी इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं 3 डायमेंशन में कैसे 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है और कितने एंगल चाहिए होते हैं। ये आपके पास होता है 3 डायमेंशन में एक व्यू इधर आपके सामने मेंशन करता हूँ, इसको अपने पास नोट भी कर लें। ये एक व्यू मैंने आपके सामने नोट किया। अब ये क्या है आपके पास? वाई एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? जेड एक्सिस। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आप कंसिडर कर लें, ये 3 कोऑर्डिनेट्स। दिस इज एक्स एक्सिस, इसको यूं लिख लेते हैं जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज ओरिजिन ओ। अब ये 3 डायमेंशन सिस्टम है। इस सिस्टम में आपने पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिफाइन करनी है। लेट ये पोजीशन यहां से आप मेंशन कर रहे हैं, ये पी पार्टिकल ये यहां पर मौजूद है, क्योंकि ये कॉर्नर क्या है? बाहर की तरफ है। डब्बा होता है, डब्बे का ये कॉर्नर डायगोनल वाला बाहर की तरफ होता है। ये नीचे प्लेन आ गई और ये कॉर्नर वाला बाहर की तरफ होता है। तो यहां से एक वेक्टर लेंगे बच्चों, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। इस आर से पोजीशन बताएंगे तो कैसे बताएंगे? आप यूं बताएंगे कि इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पे कितनी है बच्चों? एक्स यूनिट, यानी इतनी है। दिस इज एक्स यूनिट, एक्स आई यूनिट वेक्टर, यहां से यहां तक। सिमिलरली जब y में बताएंगे बच्चों, तो y में यहां से लेकर यहां तक इसकी पोजीशन कितनी है? y j यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब z से बताएंगे तो z आपके पास ये है, तो z पर इसकी पोजीशन आ जाएगी कितनी? यहां से इसको मेंशन कर लें, दिस इज z k यूनिट वेक्टर। सो पोजीशन क्या हो जाएगी? r वेक्टर इज इक्वल टू x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर। मीन्स यू नीड 3 एक्सिस टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। आपको x पे भी चलना पड़ता है, y पर भी, z पर भी, तब जाके इसकी पोजीशन पता लग सकती है। सो 3 डायमेंशन में यू नीड 3 एक्सिस टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। हाउ मेनी एंगल्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन 3 डायमेंशन? कितने एंगल चाहिए होते हैं? तो वेक्टर ये है आपके पास, तो इसके लिए वी नीड 3 एंगल्स। x के साथ जो एंगल बनेगा वेक्टर का वो अल्फा, बीटा एंड गेमा, ये 3 एंगल लेंगे हम। तो ये आपके पास ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर r है, तो ये x एक्सिस है ये वाला, इस x एक्सिस का एंगल ये वाला ले लेंगे अल्फा। सिमिलरली ये आपके पास क्या है? y एक्सिस, इसके साथ एंगल ये वाला ले लेंगे, दिस इज बीटा। सिमिलरली ये z एक्सिस है, इसके साथ ये वाला एंगल ले लेंगे इस r वेक्टर का गेमा। सो अल्फा, बीटा, गेमा, 3 एंगल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन 3 डायमेंशनल सिस्टम। सो दिस इज अबाउट ए वेक्टर इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब भी आप वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो यू नीड टू एक्सप्लेन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एक्सप्लेन करते हैं, 3 डायमेंशन एक्सप्लेन करते हैं, ये आपकी मर्जी, इट इज अप टू यू। तो अब चलें हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये चीज आपको आनी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखें, इसकी जरूरत कैसे है, यानी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज अब इसमें क्लियर हो जाएगी आपको। लेट मैं बोलता हूं एक बॉडी है जिसकी पोजीशन जो है वो है 100 किलोमीटर इन नॉर्थ। जब मैं 100 किलोमीटर इन नॉर्थ की बात करता हूं तो आप 100 किलोमीटर पेज पर तो नहीं ड्रा कर सकते आप। सो कीप इन माइंड इस 100 किलोमीटर के लिए आपको कुछ स्केल सिलेक्शन करनी पड़ती है। सो वेक्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए पहला पॉइंट ये है, यू हैव टू चूज ए स्केल, सुटेबल स्केल। सो सिलेक्शन ऑफ स्केल, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्केल, सुटेबल स्केल।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने एक सूटेबल स्केल को सिलेक्ट कर लेना है, वो आपकी अपनी मर्जी जिस तरह लेते हैं। लेट मैं कंसिडर कर लेता हूं 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैं एक स्केल बना लिया मैंने कहा 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है स्केल पर, तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 10 के साथ मल्टीप्लाई करें इधर भी, तो 10 10 100 किलोमीटर इज इक्वल टू इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू गेट 10 सेंटीमीटर। मीन 100 किलोमीटर के लिए मैं सिर्फ स्केल पर लेंथ ले लूंगा 10 सेंटीमीटर। किधर है बच्चों? नॉर्थ की जानिब। तो अब आपको ये पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको मैंने बताया था कि दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो मीन्स आपने इस वेक्टर को ओरिजिन से यहां से प्लॉट करना है इधर की तरफ, यानी यूं। दिस इज ए वेक्टर, this is a displacement. Let this displacement is known as r vector, r vector. So this is r vector. So r vector किधर है? नॉर्थ की जानब, where arrowhead represent, this arrowhead represent the direction, while this length of a vector, this length of vector gives us magnitude. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड बताएगी लेंथ से मेजर करेंगे कितनी है 10 सेंटीमीटर, बता देंगे ये 10 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक 100 किलोमीटर होती है। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप 1 डायमेंशन में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपसे कहे कि 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें तो 2 डायमेंशन में भी बहुत आसान है बच्चों। आपसे मैं बोलूं कि एक पोजिशन वेक्टर है, वो है आपके पास 2 आई यूनिट वेक्टर हैं प्लस 3, या एक और मैं आसान कर लेता हूं आपके लिए कि लेट मैं बोल देता हूं कि एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर है जो कि है 50 किलोमीटर एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट के साथ उसका एंगल बच्चों कितना है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री में पड़ा हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 किलोमीटर। सो आप अपने चूंकि जब कभी भी एंगल 0 से ज्यादा होता है मींस आप प्लेन में चले जाते हैं, आप 2 डायमेंशन में चले जाते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वही बात है, पहले यू हैव टू सिलेक्ट द स्केल। तो 50 किलोमीटर के लिए मैं लिख लेता हूं वही 10 किलोमीटर लिख लेता हूं इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 50 किलोमीटर आपके पास हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो मीन्स आपने स्केल पर लेंथ लेनी है 5 सेंटीमीटर की। कितनी लेनी है आपने? अब 2 डायमेंशन सिस्टम आपके पास ये है, इसमें आपने लेना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट के साथ एंगल कितना बन रहा है 45, तो इसको 45 पर यूं आप लिख लें, दिस इज 45 डिग्री। और कितनी लेंथ आपने लेनी है यहां से यहां तक? दिस इज 5 सेंटीमीटर। मींस इसका मतलब है 50 किलोमीटर स्केल के मुताबिक, वेयर एरोहेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सो बच्चों ये था आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपने ख्याल करना है वेक्टर को सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट करने से पहले स्केल सिलेक्ट करना है। स्केल आपकी अपनी मर्जी जिस तरह सिलेक्ट करते हैं, आप वेक्टर को 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इजीली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ द इंपॉर्टेंट thing for a vector you have to know is how to find angle between two vectors. The most important thing for ETA MCQs. 2 वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कैसे मालूम करते हैं? कीप इन माइंड, 2 वेक्टर्स के दरमियान में एंगल मालूम करने से पहले आपको एंगल की मालूम करने की तरीका पता होना चाहिए। दैट इज एक्चुअली पैरेलल शिफ्टिंग। ये चीज आपको आनी चाहिए बच्चों। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है? लेट एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए, आप इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर लिख सकते हैं, दिस इज अनदर वेक्टर ए। चूंकि आपको पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर में पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं आप। उनकी इनिशियल पोजीशन भले डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखनी है आपने, दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग। और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी टू फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। सो अभी चलें स्टार्ट करते हैं 2 वेक्टर्स का एंगल कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहली बात याद रखनी है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज ऑलवेज बिटवीन हेड टू हेड और टेल टू टेल। सो कीप इन माइंड, टेल टू टेल एंगल बनेगा या हेड टू हेड एंगल बनेगा। ये एंगल किसी भी 2 वेक्टर का दरमियान का एंगल होता है। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। दोनों के दरमियान में लेट में कह रहता हूं एंगल कितना है यहां पर 120 डिग्री। सो 120 डिग्री चूंकि 2 वेक्टर्स के हेड से हेड मिलकर बनता है, दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर। तो आपसे पूछे इन 2 वेक्टर्स का एंगल कितना है बच्चों? इन 2 वेक्टर्स का एंगल है 120 डिग्री।
तो किसी भी, या अगर यूं लिखा हो, दिस इज अनदर एग्जांपल, आपको यूं लिखा हुआ कि 75 डिग्री एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल कितना है, तो ये एक वेक्टर का टेल है और ये दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिली है, इनके दरमियान में एंगल है, तो ये भी इस दो वेक्टर्स का दरमियानी एंगल होगा। दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है, 75 डिग्री। सो हेड टू हेड एंगल को डिफाइन करेंगे या टेल टू टेल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। अगर आपके पास ये सिचुएशन ना हो तो फिर क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर जाते हैं। लेट आपके पास एक वेक्टर यूं है, दिस इज वेक्टर ए, अनदर वेक्टर इज दिस वन, दिस इज वेक्टर बी, या थोड़ा सा यूं करके ले लेते हैं, दिस इज अ वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसके दरमियान का एंगल आपको दिया हुआ है, लेट दिस एंगल इज 80 डिग्री। अब बच्चों जब इसका एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री, तो यहां पर ये तो एक का हेड है, दूसरी की टेल है, तो हेड टू टेल एंगल जो है वो दो वेक्टर का एंगल नहीं होता। एंगल बिटवीन टू वेक्टर हेड टू हेड बनेगा या टेल टू टेल बनेगा। तो यहां पर जो एंगल 80 है, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको तरीका बताया, आपने इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लेना है, आगे ले जाना है। तो सिंपल आपने इसको हटाना है यहां से, ये पैरेलल शिफ्ट करके आप इसको यहां पर ले जाएं। मैग्नीट्यूड भी सेम रखा हुआ है, डायरेक्शन भी सेम रखी हुई, तो वेक्टर ए को आपने यूं यहां पर ले लिया। सो मींस आपने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये आगे ले जाए लेके। अब ये एक की टेल दूसरे की टेल मिल गई, तो इनके दरमियान का ये जो एंगल थीटा होगा, दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आपको पता है जब भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो टोटल एंगल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। एक लाइन पर टोटल एंगल होते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस करोगे, 180 में से ये माइनस करोगे, ये एंगल आपको मिल जाएगा। सो 180 में से 80 माइनस करो, यू गेट 100 डिग्री। सो 100 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई बंदा ये आपसे के आपने निकाल दिया कितना 100 डिग्री, अगर कोई स्टूडेंट्स यूं करता है, यहां से एंगल ये वाला मेजर करता है, तो ये एंगल भी तो टेल टू टेल ही है, तो ये मेजर करेगा, ये कितना है, क्योंकि पूरे सर्कल में एंगल होते हैं 360 डिग्री। 360 में से ये वाला एंगल माइनस करेगा तो ये एंगल आ जाएगा दो वेक्टर्स का, ये 100 माइनस करेगा तो ये आ जाएगा 260 डिग्री। सो अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि 260 डिग्री इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, थीटा जो है, थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान में जब भी आप डिफाइन करेंगे, थीटा इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। कीप इन माइंड 180 से कम या 180 के बराबर होना चाहिए, ये दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल होता है। यानी या तो वो 100 होगा, या तो फिर एक वेक्टर यूं दूसरा वेक्टर यूं, या मैक्सिमम उनके पास कितना होगा 180 डिग्री। सो कीप इन माइंड 180 से अगर ज्यादा वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। सो दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे फाइंड करते हैं, आपने सबसे पहले पैरेलल शिफ्ट करना है, अगर वो हेड टू हेड नहीं मिले हुए या टेल टू टेल नहीं मिले हुए। फिर पैरेलल शिफ्टिंग के बाद आपने 180 में से उस एंगल को माइनस कर लेना है, यू गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो कीप इन माइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें हमने सीखा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं, ग्राफिकल मेथड में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन किया, और फिर उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड सीखा। अब हम बात करते हैं ईटा या इम्पॉर्टेंट क्विज की। तो ये आपके लिए लाए हैं, इसको पास करके आपने वीडियो को इस MCQ को अटैम्प्ट करना है। तो MCQ नंबर 1 में कह रहा है, हाउ मेनी एंगल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में स्पेसिफाइड करने के लिए कितने एंगल आपको चाहिए होते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, नो एंगल, 3 एंगल। तो आपको इसमें मैंने बताया था, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है नो एंगल, क्योंकि वन डायमेंशन में एंगल की जरूरत नहीं होती। दूसरा आपके पास कि एंगल बिटवीन वेक्टर इज एज शोन इन फिगर, यानी इन दो वेक्टर्स में जो एंगल है वो आपने बताना है, स्पेसिफाइड करना है कैसा है। तो ये एक हेड और टेल के दरमियान में एंगल दिया हुआ है, तो आपको पता है ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं होता। तो स्पेसिफाइड करने के लिए आपने इसको पैरेलल शिफ्ट कर लेने, आगे यूं लेकर जाएंगे। सो दिस इज एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये टोटल होता है लाइन पर 180 में से 150 माइनस करें, यू गेट 30 डिग्री। सो ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूर होम टास्क इज एंगल बिटवीन ए एंड सी। आपको दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए और बी के दरमियान का एंगल 110 है, बी सी का जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री है। आपने ए और सी का एंगल बताना है बच्चों कितना है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्विज फॉर यू गाइज। सो इसके बाद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।